नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री ने देहरादून के बलबीर रोड स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर पार्टी का ध्वजारोहण करने के साथ ही प्रदेश के तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत और रेखा आर्य समेत बीजेपी से जुड़े तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस और हनुमान जयंती की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस सेवा भाव से पार्टी की नींव रखी थी, उसी सेवा भाव के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बीजेपी स्थापना दिवस मना रही है। इसी क्रम में देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं। बीजेपी का जिस तरह से रुख रहा है, लगातार पार्टी ने नई मजबूती हासिल की है और ध्वजारोहण करते हुए तस्वीरें देहरादून से हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी के स्थापना दिवस की और हनुमान जयंती की दोनों की सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर उन सभी महान आत्माओं को, उन सभी महान कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपना तिल तिल जलाकर भारतीय जनता पार्टी जैसे पौधे को लगाया और वो पौधा आज बट वृक्ष का रूप लेकर संपूर्ण भारत की सेवा में लगा हुआ है, संपूर्ण विश्व को कहीं ना कहीं प्रकाशमान करने का काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज बहुत ही प्रेरणादायी संबोधन सभी कार्यकर्ताओं के लिए हुआ है। केवल उनके संबोधन में कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। हम उत्तराखंड के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक उद्बोधन से प्रेरित होकर जन जन का विश्वास जीतने का काम करेंगे, जन जन का दिल जीतने का काम करेंगे और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, जो पंडित दीनदयाल जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी की स्थापना की जब नींव रखी थी, जो विचार उन्होंने रखा था, उस विचार को लेकर सेवा के भाव से सभी के उत्थान का हर संभव, हर क्षण और हर पल प्रयास करेंगे। और पूरे देश के हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। और आपने देखा होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम सबको आज संबोधित किया है। मैं कह सकता हूँ हमारे उत्तराखंड में भी हमने सभी जिला केंद्रों पर, मंडल स्थलों पर और बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को कार्यकर्ताओं को सुनाने का हमने पूरा कार्यक्रम उससे तय किया था। और मुझे बताते खुशी है, अभी तक की जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है, लगभग 90% बूथों पर हमारे कार्यक्रम आज हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का आज का उद्बोधन आगामी दिनों के अंदर कार्यकर्ता का उत्साह अर्जित करेगा और जिस उद्देश्य के साथ राष्ट्र के को परम वैभव पर, राष्ट्र विश्वगुरु बनाने के शिखर पर पहुंचाने में कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने आज मंत्र दिया है, उस मंत्र को हम लोग नीचे तक ले जाएंगे। और क्योंकि जनता का दिल जीतना है, जनता का दिल जीतने का जो भाव उनके द्वारा निकल रहा है, वो एक प्रेरणा का स्रोत हम सबके लिए है। हमारे उत्तराखंड में निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस है और बहुत खुशी की बात है। और सबसे पहले तो हमारे लाखों कार्यकर्ताओं को मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि हमें जनता का दिल जीतना है और जन जन के बीच जाकर के उनके दिलों को जीतने का काम है। हमारी सरकार चुनाव जीतने के साथ साथ लोगों के दिलों को जितना मुख्य महत्वपूर्ण उन्होंने बताया है। 2024 को लेकर के बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं और पहले से हमको बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। पूरे देश की तरह उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी और धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। आज इस मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात को और पुरजोर तरीके से बुलंद किया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर अभी तक सर्वाधिक रूप से अपने प्रचंड रूप में है और इसकी बड़ी वजह कार्यकर्ताओं की मेहनत है।
जो इतने कम समय में पार्टी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, सीएम धामी का आज खटीमा दौरा। खटीमा में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल एक पारिवारिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और इसके साथ साथ आपको बता दें कार्यक्रम के बाद वापस दून के लिए रवाना होंगे। तो खटीमा दौरा, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज खटीमा दौरे पर पहुंचेंगे। खटीमा में रात्रि विश्राम करेंगे और कल एक पारिवारिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद वापस दून के लिए रवाना हो जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुदीप, देखिए सीएम धामी खटीमा दौरे पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी देखिए, मुख्यमंत्री इस वक्त सचिवालय में हैं, जहां हेल्थ एटीएम मशीनों को वो पहाड़ के लिए 4 धाम यात्रा के लिए रवाना करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का हेली तैयार है खटीमा जाने के लिए। मुख्यमंत्री आज खटीमा और आसपास के क्षेत्रों में रहेंगे। रात्रि विश्राम उनका तरला नगलाई, जो उनका घर है, वहां पर होगा और कल उनका प्रस्थान दोपहर के बाद होना है। जानकारी यह है, एक पारिवारिक कार्यक्रम है उनके यहाँ, संभवतः तिथि के हिसाब से उनके पिता का श्राद्ध है, जिसमें वो कल उपस्थित रहेंगे अपने घर पर। और कल दोपहर बाद उनका वापस कार्यक्रम देहरादून आने का है। तो एक निजी कार्यक्रम है उनका, जिसमें वो अभी थोड़ी देर बाद खटीमा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ सुदीप, ये भी जानकारी आ पाई है कि पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और कौन कौन अन्य लोग इस दौरान रहेंगे मौजूद? जी देखिए, ये निजी पारिवारिक कार्यक्रम है, तो उसमें कोई राजनीतिक कार्यकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति नहीं शामिल होगा। हाँ, चूंकि मुख्यमंत्री हैं, जब वो लैंड करेंगे तो प्रशासन जो उचित प्रोटोकॉल है उसका पालन कराएगा। जब जहां मुख्यमंत्री लैंड करते हैं वहां कार्यकर्ता, विधायक, नेता भी पहुंचते हैं, जिनसे मुख्यमंत्री मिलते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री का पूरी तरीके से व्यक्तिगत और गोपनीय कार्यक्रम है, जिस पर मुख्यमंत्री अपने घर पे ही रह के जो जरूरी क्रियाएं हैं श्राद्ध की, उसको संपन्न कराएंगे। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए, आगे अभी आपसे अपडेट लेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी के कैंप ऑफिस में अहम समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। इस दौरान कृषि विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि प्रदेश में बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान को लेकर ये अहम बैठक की जा रही है, जिसमें नुकसान के आकलन का पता लगाया जाएगा और तमाम विषयों पर मंथन किया जा रहा है। खास तौर पर बात करें तो फसलों को हुए नुकसान के बारे में अहम बैठक ये मानी जा रही है और तमाम विषयों को लेकर मंथन किया जा रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी की समीक्षा बैठक, और क्योंकि बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है और ऐसे में इस नुकसान में किस तरह से किसानों को राहत पहुंचाई जाए, इसको लेकर यह समीक्षा बैठक की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ बने हैं। सुदीप, क्योंकि ये अहम बैठक चल रही है और खास तौर पर ये बैठक इसलिए भी काफी मायने रखती है क्योंकि किसानों को लेकर ये पूरा एक तरह से बैठक है और बेमौसम बारिश से जो फसलों को नुकसान हुई है उसके ऊपर ये मंथन किया जा रहा है। देखिए, मार्च माह में जो बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि पहाड़ों में हुई, उसने खेती और बागवानी को खासा प्रभावित किया है। 2-3 दिनों पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए थे विभाग के अफसरों को कि विस्तृत आकलन तैयार किया जाए और किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। चूंकि कृषि और उद्यान जैसे विभाग राज्य सरकार के मंत्री गणेश जोशी देखते हैं, तो अभी वो अफसरों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कुछ जिलों से रिपोर्ट नुकसान की प्राप्त हुई है, जबकि ओवरऑल रिपोर्ट का आकलन किया जा रहा है। राज्य सरकार कुछ मदद अपने खाते से, अपने मद से करेगी, जबकि कुछ का प्रस्ताव केंद्र को भी भेजेगी, जो अभी तक की जानकारी है। तो राज्य सरकार का प्रयास है कि बेमौसम बारिश में जो गेहूं, सरसों और लीची, आम और सेब की फसलों को जो नुकसान पहुंचा है, उसमें काश्तकारों को मुआवजा मिले। इसके साथ ही उत्तरकाशी में बिजली गिरने से कृषक की करीब 300 बकरियों की भी मौत हुई थी, उस कृषक को भी मुआवजा राज्य सरकार देगी। तहसीलदार से और जिला प्रशासन से रिपोर्ट जिले से होते हुए सरकार को आ गई है, तो उस कृषक को भी बहुत जल्द मुआवजा प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। और बड़ी खबर, केदारनाथ के लिए हेली सेवा की बुकिंग 8 अप्रैल से IRCTC शुरू करेगा टिकटों की बुकिंग। आपको बता दें, QR कोड को स्कैन करने के बाद हेलीपैड पर एंट्री, बिना टिकट के हेलीपैड में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
और अब ये बड़ी खबर केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। केदारनाथ के लिए हेली सेवा की बुकिंग 8 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। आईआरसीटीसी शुरू करेगा टिकटों की बुकिंग। आपको बता दें, क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद हेलीपैड में एंट्री मिलेगी। बिना टिकट के हेलीपैड में प्रवेश वर्जित है, अनुमति नहीं दी जाएगी। केदारनाथ के लिए यदि आप यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो इससे जुड़ी ये बड़ी खबर। केदारनाथ के लिए हेली सेवा की बुकिंग 8 अप्रैल से आईआरसीटीसी शुरू करेगा टिकटों की बुकिंग। महत्वपूर्ण खबर ये क्योंकि क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद ही हेलीपैड में प्रवेश मिलेगा, एंट्री मिलेगी। बिना टिकट के प्रवेश वर्जित किया गया है, हेलीपैड में प्रवेश की अनुमति नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन फोन लाइन पर जुड़ गए। सुदीप, जिस तरह से देखिए लगातार तमाम तैयारियां की जा रही है केदारनाथ यात्रा को लेकर, और अब ये ताजा अपडेट कि हेली सेवा की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी 8 अप्रैल से। क्या ताजा जानकारी आपके पास, क्या अपडेट्स? शायद आवाज सुदीप तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। और केदारनाथ के लिए हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो जाएगी 8 अप्रैल से। ये बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। आईआरसीटीसी की तरफ से टिकटों की बुकिंग होगी। वहीं आईआईटी रुड़की में 22वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। 2022 छात्र छात्राओं को स्नातक प्रदान की गई। बताया जा रहा है कि 1005 स्नातक, 638 स्नातन कोर तक और 369 डॉक्टरेट की उपाधियां वितरित की जाएगी। इस दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल माध्यम से छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी 2022 के छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी। वहीं गदरपुर के पिपलिया नंबर 2 में रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने आनंद पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान शिव अरोड़ा ने कहा कि 7,50,000 बच्चों को सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तो वहीं दूर दराज इलाकों में स्कूल खोले जा रहे हैं। स्कूलों की भी बहुत तेज़ी से पढ़ाई हो रही है। अब इस बार हमारी सरकार ने 7.5 लाख बच्चों को 1 से 8 तक निःशुल्क किताबें, निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क बस्ते दिए हैं। कक्षा 9 से लेकर 12 तक 3.5 लाख बच्चों को दिए। तो सरकारी स्कूलों में धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन विशेष रूप से जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, जो बहुत अच्छे शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट भी खोलते हैं। तो ऐसे ही आज एक आनंद पब्लिक स्कूल है जो यहाँ पर एक आदित्य सरकार की हैं, जो शिक्षा से बहुत पहले जुड़े हुए हैं। पहले प्राइवेट में भी पढ़ाते रहे हैं, फिर सरकारी में पढ़ाते रहे। उनके परिवार के द्वारा उनके पिताजी के नाम पर आनंद पब्लिक स्कूल का विद्यालय का उद्घाटन किया गया। स्कूलों की भी बहुत तेज़ी से पढ़ाई हो रही है। अब वहीं ऋषिकेश पुलिस ने जगत सिंह घाट चौक से गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 3 किलो गांजा बरामद किया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। बता दें कि कोतवाली पुलिस के मुताबिक मुखबिर ने सूचना दी कि एक युवक गांजे के साथ ऋषिकेश में घाट चौक पर पहुंचने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी से जगत सिंह घाट चौक पर पहुंची और उन्होंने कुछ ही देर बाद एक युवक को चेकिंग के लिए रोक लिया। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से पुलिस को 3 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं नैनीताल के पास रूसी बाईपास में खड़े टेम्पो ट्रैवलर में चालक के मृत अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं डॉक्टर अनिरुद्ध गंगोला का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद मौत के स्पष्ट कारणों का पता लग जाएगा।
नैनीताल के लिए। फिर रूसी बाईपास पर हमने गाड़ी लगाई थी। उसके बाद शाम को ये बंदा सोया था। उसके बाद सुबह जाके देखा तो थोड़ा उल्टा सा पड़ा था। उसके बाद पुलिस को खबर दी। उसके बाद पुलिस ने आके चेक करा तो डेड निकला। अभी थोड़ी देर पहले 108 द्वारा एक पेशेंट को लाया गया जो रूसी बाईपास पे अपनी गाड़ी में बेहोश अवस्था में पाया गया, मगर यहाँ लाके इसको सब एग्जामिन करने पर पता चला कि वो ब्रॉड डेड था। तो अब उसको बॉडी उसकी मॉर्चरी में शिफ्ट करा के पीएम की कार्रवाई। हरिद्वार के खानपुर तिराहे पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हुआ। बता दें कि मौके से दूसरा बदमाश फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में घायल बदमाश मुजफ्फरनगर का निवासी है। उस पर मर्डर, डकैती और मुठभेड़ के करीब 8 मुकदमे दर्ज है। में हमारे जो बॉर्डर क्षेत्र है उसमें चेकिंग का अभियान समय समय पर चलता रहता है और इसमें एक संदिग्ध बाइक सवार जो है मुजफ्फरनगर साइड से थाना खानपुर क्षेत्र में आ रहा था। उसको एक रूटीन की चेकिंग की जा रही थी। वहाँ इंस्पेक्टर नवीन जोशी थे और उनके द्वारा बाइक सरमार जो है गाड़ी नहीं रोकी। जब उसका पीछा किया गया तो गन्ने खेत में भागे और फायर किया पुलिसकर्मी के ऊपर, जिस पर जवाबी कार्रवाई में भी पुलिसकर्मी द्वारा फायर किया गया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी। अभी प्राथमिक रूप से जो जानकारी मिली है उसमें वो बदमाश मुजफ्फरनगर साइड का अभी इसकी तस्दीक हुआ, जिससे आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला है। वहीं लक्सर में बदलते मौसम के कारण खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षणों में तेजी हुई है, बढ़ोतरी हुई है, जिसके मद्देनजर अस्पताल और ब्लॉक लेवल पर कोविड की जांच फिर से शुरू कर दी गई है। बता दें कि चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नलिंद असवाल के मुताबिक हाल ही में कोरोना की लगभग 400 जांच कराई गई थी, जिनमें तमाम नेगेटिव मामले पाए गए थे। मगर भविष्य में संभावित पॉजिटिव पाए जाने वाले रोगियों के संबंध में आंकलन करते हुए जांचा जाएगा कि ऐसे रोगी को आइसोलेशन में रखना है या फिर गंभीर संक्रमण होने पर हरिद्वार स्थित जनपदीय मेला अस्पताल रेफर करना है। हालांकि कोविड और उसकी अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए अस्पताल स्तर पर विशेष और रिजर्व चिकित्सा व्यवस्था पर्याप्त रूप से निर्धारित की गई है। जब से मौसम बदला है तो खांसी, जुकाम और बुखार में जो केस बढ़े हैं उसके तकरीबन हमने अपने अस्पताल में और ब्लॉक में कोविड की जांच कराना स्टार्ट कर दिया है। पिछले एक हफ्ते से हमने 400 साढ़े 400 टेस्ट कराए हैं, जिसमें अभी तक हमारे लक्ष्य क्षेत्र में कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया। तो रही बात उसमें अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसका आकलन करके देखा जाएगा कि उसे होम आइसोलेशन में रखना है, और अगर बाई चांस अगर कोई सिम्टम लग रहे होंगे तो हमारा जो मेला अस्पताल है और उनकी मेडिकेशन वहाँ पे कर सकते हैं। और 80 किलो होगा तो हमारा अस्पताल है, पीछे भी हमने 6 बेड का कोविड का रूम बना रखा है। जब से मौसम बीते 3 वर्षों के दौरान कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कारण मचा संक्रमण और उससे होने वाली अनगिनत मौतों का हाहाकार अब धरातल पर फिर से पुनर्जन्म लेता हुआ नजर आने लगा है। दरअसल मंगलवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और तीर्थ नगरी ऋषिकेश में हुई कोरोना से ग्रसित 2 मौत के आंकड़े सामने आने के बाद प्रदेश और जिला, यहाँ तक कि ब्लॉक लेवल पर स्वास्थ्य विभाग अपने पर्याप्त संसाधनों को जुटाते हुए अलर्ट लाइन पर आ चुका है। इतना ही नहीं बल्कि धरातल पर कोविड जांच प्रक्रिया भी अब पुनः लौट आई है। बताते चलें कि लक्सर में मौसम की तब्दीली के कारण खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षणों यानी कि कुल मिलाकर कोरोना से मिलते जुलते लक्षणों की बीमारियां भी एक खासी बढ़ोतरी के रूप में आंकड़ों के साथ अस्पताल प्रबंधन के सामने आ रही है। हालांकि अब इसी के मद्देनजर अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोविड की जांच शुरू कर दी गई है। अमित गिरी गोस्वामी, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं देहरादून में राजपुर विधायक खजाना दास ने दून ओपीडी में सीएमओ और दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आशुतोष सयाना सहित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कोरोना के ऊपर हॉस्पिटल की क्या तैयारी है इसके ऊपर उन्होंने जानकारी प्राप्त की। आपको बता दें कि विभाग के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 550 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 30 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें देहरादून में 26, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और चमोली जिले में एक संक्रमित मिले हैं। इस साल अब तक कोरोना के 314 मामले सामने आए हैं। आज की एक समीक्षा बैठक थी जिसमें इस क्षेत्र के विधायक जी जो इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने यहाँ पर आने का निश्चय किया और अस्पताल और मरीजों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थी
और प्रशासन से संबंधित समस्याएं, डॉक्टरों से संबंधित समस्याएं, उन सभी का अवलोकन करने का उन्होंने निश्चय किया। तो इसकी हमें पहले से जानकारी थी और इसीलिए लगभग 1 से 2 घंटे की ये बैठक रखी गई। बैठक के 2-3 मुख्य बिंदु थे। पहला कि अस्पताल में जो कार्य अभी तक हुए हैं उनकी समीक्षा की जाए, उसमें कितनी प्रगति हुई है और कितना और कुछ होना है। दूसरा कि जो भी डॉक्टरों की और प्रशासन की जो समस्याएं हैं ऊपरी शासन स्तर पे, उनको भी समझा जाए। आज समीक्षा बैठक समय समय पर होती रहती है। हम लोग बैठते रहते हैं आपस में कि क्या हमारी प्रॉब्लम है और क्या आम जनमानस की प्रॉब्लम है अस्पताल से, ये सारी बातें आ जाती है। तो इसलिए हम आज बैठे थे और काफ़ी समस्याएं आई भी, हॉस्पिटल की तरफ से भी समस्या आई है, दून मेडिकल कॉलेज के तरफ से भी समस्याएं आई है और उसको निदान के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और आपस में हमारी बातचीत हो गई है। और ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कोई अभी समय में जैसा कोरोना काल अब चल रहा है, शुरू हो गया है, ये कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के भी चिंता व्यक्त की गई। और मैं डॉक्टर्स को तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि डॉक्टर्स ने कोरोना काल में जिस तरह से काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी पहुंचे सचिवालय, हेल्थ एटीएम मशीनों को दिखाएंगे हरी झंडी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी सचिवालय पहुंचे हैं और हेल्थ एटीएम मशीनों को हरी झंडी दिखाएंगे। लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से सरकार कार्य करते हुए दिखाई दे रही है कि सरकार की मदद से लोगों तक स्वास्थ्य की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से प्रदेश सरकार कार्य करते हुए दिखाई देती है, ऐसे में अब हरी झंडी दिखाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी हेल्थ एटीएम्स को, कितनी बड़ी सौगात मानी जाए इसे? जी देखिए, सचिवालय में हेल्थ एटीएम मशीन स्थापित की गई है। इसका थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार हैं, ये अनावरण करेंगे और इसमें कई प्रकार की जांचें हो सकेंगी। अब जिस प्रकार से हम एटीएम देखते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति कैश निकाल सकता है, इसी प्रकार से एटीएम मशीनें भी अब इस हेल्थ के क्षेत्र में आई हैं और सरकार इनोवेशन की तरह ये प्रयोग कर रही है और इसको 4 धाम यात्रा मार्ग पर भी स्थापित करने का सरकार का प्रयास है, कोशिश है। परंतु सरकार ये चाहती है इसका शुरुआती चरण देखा जाए कि ट्रायल के तौर पर कितना सक्सेसफुल हो रही है, फिर इसके बाद सरकार इसे 4 धाम यात्रा मार्ग पर भी स्थापित करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। वहीं हरिद्वार लक्सर मार्ग पर एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मेटाडोर सड़क किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से आ रहे एक स्कूटी सवार युवक ने खड़ी हुई मेटाडोर में टक्कर मार दी और इसी बात को लेकर युवक को और मेटाडोर चालकों में कहासुनी हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि चालकों ने स्कूटी सवार युवक को पीटना शुरू कर दिया। मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई, लोगों ने मामले को शांत कराया। तस्वीरें आपके सामने हैं हरिद्वार की, जहां ये झड़प की तस्वीरें सामने आई है और अब ये वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। मामूली सी बात पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। और बड़ी खबर, पौड़ी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में क्षेत्र के रेवेन्यू इंस्पेक्टर सुदामा सिंह रावत ने बताया कि विकासखंड कोर्ट ने एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। उनकी बेटी को एक व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और आरोप है कि आरोपी ने उनकी बेटी के साथ जबरन शारीरिक शोषण करने के साथ ही किसी को ना बताने का दबाव देते हुए जान से मारने तक की धमकी दी है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। नाबालिग लड़की को एक व्यक्ति जो महेश कुमार नाम का है, इसके द्वारा उसको भगाया गया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया था, जिसमें मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है धारा 376, 366 क और 506 एवं 3/4 पोक्सो एक्ट में किया गया है। मेडिकल परीक्षण से भी मेडिकल परीक्षण किया गया है लड़की का, और जिसमें भी उक्त मुकदमे की पुष्टि होती है, धाराओं की पुष्टि होती है। अभियुक्त को जो है राजस्व टीम में जो है गिरफ्तार कर जो है आज जो है उसको न्यायालय में पेश कर दी। नाबालिग लड़की को
और नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला पौड़ी से, जहां अब मुकदमा भी दर्ज किया गया है। खासतौर पर बात करें तो पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह से ये हैरतअंगेज खबर सामने आई है, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात, उसके बाद धमकी दी गई और आरोपी वाहन चालक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसी के साथ फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।